हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बुनियाद बैच के अंदर पॉलिटी क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है वह चल रहा है। आज इसका सेकंड लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास और आपका जो है वह कल होगा और इस तरह से हमारा 6, 7, 8, 9, 10 की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने समझा कि किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वह इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कुछ संघर्ष एंड आंदोलन जो एक लोकतंत्र में होते हैं और साथ में हम राजनीतिक जो पार्टी है उसके बारे में जो चर्चा है वह हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को जो रिवीजन है वह करते रहना है और इस क्लास के बाद है ना 10 क्लास जो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो रिवीजन क्लासेस है वह लेकर आएंगे 8, 9 एंड 10 की, जो कि आपकी लाइव क्लासेस होंगी। चलिए, तो देखो पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म हमारा हो चुका है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड जो कास्ट है इसको हम कल समझ चुके हैं। अभी तक ये सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक, तो आपका छोटा सा ये पैराग्राफ बचा हुआ था कि आखिर जो कास्ट है वह किस तरीके से पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स जो है वह कास्ट में शामिल है। इसको हम थोड़ा सा इंटरलिंक करते हुए समझेंगे बिकॉज ऑफ मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये आज का हमारा विषय होंगे। ठीक है, जो आपके जन संघर्ष और आंदोलन है, राजनीतिक दल, देखेंगे कि एक लोकतंत्र में किस तरीके के संघर्ष होते हैं और ये क्या एक लोकतंत्र को, एक डेमोक्रेसी को कमजोर करते हैं या फिर उसे आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हम कल देखेंगे फ्रेंड्स की डेमोक्रेसी जो है उसके आउटकम्स क्या है एंड उसके चैलेंजेस क्या है, क्या उसके परिणाम है एंड क्या उसकी चुनौतियां है, इसको हम समझेंगे। तो इस तरह से काफी सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के मेंस के यूपीएससी के लिए एस्पेक्ट्स है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहले हम जो लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड कास्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो कि जब हम जाति की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि वर्ण सिस्टम से अगर हम शुरू करें, प्राचीन काल में वर्ण सिस्टम जो पुरोहितों की बनाई हुई एक व्यवस्था थी जिसमें सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उसमें ईच फंक्शन ऑफ सेट जो है वे सबके निर्धारित कर दिए कि यहाँ पर जो ब्राह्मण है वह अध्ययन, अध्यापन, एजुकेशन का जो काम है वह करेगा, दान दक्षिणा लेने का काम उसका होगा। सेकंड जो क्षत्रिय है वह डिफेंस का काम करेगा, रक्षा प्रतिरक्षा का काम करेगा। थर्ड जो वैश्य है वह कृषक था, वह पशुपालक था। और फोर्थ जो है वह लोअर सबसे ज्यादा निम्न वर्ग और उसे शूद्र कहा गया, जिसमें कि सर्विसेज वो बाकी तीनों को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से वह जो वर्ण सिस्टम है, आगे जाकर हमने देखा, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो ऑक्यूपेशंस थे, जो व्यवसाय थे, उसी के आधार पर जातियां और उसी के अंतर्गत जो उपजाति है उसका निर्माण होने लगता है, कास्ट सब कास्ट डिवीजन होने लगा। ठीक है, ये तो हमारी एंशिएंट की चर्चा हुई। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें कि अभी इस समाज में कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी से, भारतीय समाज से अभी जाति व्यवस्था को खत्म होने के लिए शायद 50 या 100 साल भी लग सकते हैं आगे। तो यहाँ पर बेसिकली कास्ट है क्या? जब हम एक डेमोक्रेसी में डिविजन्स की बात करते हैं लोकतंत्र में, ठीक है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे एंड हम इसमें डाइवर्सिटी की बात करते हैं, आई थिंक डाइवर्सिटी इज अ गुड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी हमने देखा था कि इंडिया में 3 तरीके की जो डाइवर्सिटी है वह सबसे ज्यादा मानी जाती है। एक तो कास्ट, रिलीजन, ये 2 मुख्य रूप से हैं, एंड जेंडर बायस्ड हो जाना। ठीक है, जेंडर एंड रिलीजन को कल हम समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कास्ट की। अमेरिका या फिर हम बाकी कंट्रीज की जब बात करेंगे तो वहां पर जिस तरीके का एक सोशल डिवीजन है ना, वो कास्ट के आधार पर नहीं है, ये केवल इंडिया में ही स्पेशल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो कास्ट का सिस्टम है ना, कास्ट के आधार पर ऑक्यूपेशन और एक ही जो व्यवसाय है वह पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन को हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर ये कास्ट सिस्टम था। वर्तमान में हम देखेंगे कि ऐसे बहुत से जो कारण है जिससे ये जाति व्यवस्था, इसके जो बंधन है वह ढीले हुए हैं। ठीक है, हम कुछ उन बातों की जो चर्चा है वह करेंगे। ओवरऑल देखो आपको किस तरीके से जो क्वेश्चन है वह मेंस में आ सकता है कि वर्तमान में, अगर हम मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर हम इन प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कास्ट सिस्टम क्या है और क्या पहले की अपेक्षा वर्तमान में इस तरह के जो बंधन है, जो कास्ट सिस्टम है, क्या ये ढीले हुए हैं या नहीं हुए हैं, और भी क्या इसके लिए सरकार ने प्रयास किए, क्या हमारी सोसाइटी की टेंडेंसी है। इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन सोसाइटी से रिलेट करके पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहले हम कास्ट इनइक्वालिटीज की बात करते हैं और ये जो इनइक्वालिटीज है वह पैदा हो जाती है। अरे जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे याद करो महापाषाण काल। महापाषाण काल में क्या होता है कि एक कब्र में आपको जो है वह काफी सारी मोहरें मिलती है, आभूषण मिलते हैं, एक में केवल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो वहां कब्रों से भी इवन आज से 3000 वर्ष पहले भी हमें पता चल जाता है कि समाज में
जो असमानता इनइक्वालिटीज है वह थी। और आज जब हम कास्ट की बात करते हैं, कास्ट सब कास्ट आप देखेंगे आपको लगता है कि अच्छा इस कास्ट का है मतलब रिच होगा, इस कास्ट का है मतलब पुअर होगा। हमारे दिमाग में ये जो टेंडेंसी है, हमारे दिमाग में एक जो प्रेजुडिस है, ये स्टीरियोटाइप्स है, ये कैसे बन गए? क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं रही है ना। तो यहाँ पर देखो कास्ट की अगर हम बात करेंगे बच्चों, इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कास्ट एक बहुत ज्यादा स्थायी रूप है हमारे यहाँ, ठीक है। और ये जो कास्ट है, ये जो कम्युनिटी है, कि हम किस कम्युनिटी में पैदा होंगे, हमारा धर्म क्या होगा, ये सारी चीजें हम नहीं चुनते, ये हमें बाय चॉइस नहीं मिलती है ना, ये हमें बस मिल गई, हम उसी कम्युनिटीज में हैं एंड हम डे बाय डे जो है इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज को हम महसूस करते हैं कि आखिर सोसाइटी में जो ये डिवीजन है वह है किस तरीके का। आगे हम देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वह हस्तांतरण होता रहता है, किस चीज का? सेम व्यवसाय का, सेम पेशे का, ऑक्यूपेशन का। लेकिन अब अगर हम देखें कि अब जो है शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं सभी, तो एजुकेशन की वजह से ये जो बंधन है आप थोड़े से लिबरल हो गए, उदार हो गए। पहले हम देखेंगे कि कास्ट, रिलीजन, इन सब में आपस में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा होता है इसमें शादी विवाह का, कि जो मैरिज है वह इंटरकास्ट नहीं होती, ठीक है। हालांकि अब देखोगे आपकी लव मैरिज का एक फायदा तो है कि एक तो दहेज नहीं लिया जाता, और दूसरी बात है हाँ अगर लव कम मैरिज है फिर वो वाले इश्यूज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक कास्ट सिस्टम जो है, सरकार क्यों आखिर इस तरह के मैरिजेस को प्रमोट करती है, उसके पीछे क्यों अप्रिशिएट करती है, इसके पीछे यही कारण है कि हमारा जो समाज है एक तरीके से इक्वल हो, कास्ट सिस्टम वगैरह जो है उसके बंधन ढीले हो। तो यहाँ पर देखो कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे कि स्ट्रीम फॉर्म होता है जब सेम कास्ट जो है आगे जाकर क्या सोचती है, सेम। अब आ जाओ रिलीजन वाली लाइन पे, कि एक ही धर्म के लोग क्या मान रहे थे कि एक समुदाय का मतलब है कि एक ही धर्म के लोग, एंड आगे इसका जो एक्सट्रीम रूप था वह क्या था कि एक नेशन में दो धर्म के लोग नहीं रह सकते एक साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ उनके जो इंटरेस्ट है वह अलग अलग है, ऑपोजिट्स है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि यहां पर आगे बस सेम यही हो गया कि एक सोशल कम्युनिटी, मान लिया कि कम्युनिटी का मतलब हमारी ही कास्ट, कम्युनिटी का मतलब हमारी ही कास्ट, आप बाकी कास्ट एंड बाकी कम्युनिटीज से जो है वह अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है वह हो गई। तो ये जातिगत असमानताएं थी। अब देखो ये तो आपने समझ लिया, अब दो बातों को हम समझेंगे कि राजनीति में जो जाति है वह किस तरीके से है एंड जाति में जो राजनीति होती है वह किस तरीके से, ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं हम, जाति में राजनीति एंड राजनीति में जाति, ठीक है, ये क्या है। तो बेसिक तो हमने देख लिया कि शुरुआत से जो व्यवस्था है वह कैसी चली, ऑक्यूपेशन एंड बाकी सारी चीजें। अब हम बात करेंगे जाति एंड राजनीति की। जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। सबसे फर्स्ट देखो वर्ण सिस्टम, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। जाति और राजनीति में तो पहली बात हम इसमें करते हैं कि किस तरीके से राजनीति में जाती है, ठीक है। जाति और राजनीति इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, पहले हम बात कर रहे हैं कि आखिर राजनीति में किस तरह से जाति का यूज किया जाता है, राजनीति में किस तरीके से जाति का जो यूज है वह किया जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं। अब देखो कास्ट एंड पॉलिटिक्स, सबसे फर्स्ट ये देखो कि अगर हम कास्ट की बात करें तो हमने सोशल कम्युनिटीज इसी आधार पर, ठीक वही बात हो गई कि जैसे कि हमने एक रिलीजन के आधार पर हमने माना था कि एक धर्म है मतलब एक कम्युनिटी। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स एक ही धर्म के लोग, हमने इसमें दूसरे लोगों को शामिल नहीं किया। ठीक उसी तरीके से अब यहां पर कास्ट सिस्टम में क्या हो रहा है कि सोशल कम्युनिटीज जो है इसका आधार क्या है, कास्ट हो गया। सोशल देखो जैसे कि फिर से ध्यान से सुनो कि जब हमने धर्म की बात की थी, रिलीजन की बात की थी, तो हमने कहा था कि धर्म के, एक ही धर्म के जो लोग हैं वह एक समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं, इस समुदाय में दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं होंगे। ठीक वैसे ही कास्ट फॉर्म में क्या हुआ कि यहाँ पर इस सोच का ये आधार है, कास्ट का आधार क्या है, इसका आधार है कि जो सोसाइटी में जो सोशल कम्युनिटीज है, ठीक है, वह सेम कास्ट के होंगे एंड आगे सेम कि इनके एक समान हित होंगे, सेम इंटरेस्ट जो है वह होंगे, समान हित होंगे, ठीक है, समान हित होंगे। अब देखो आगे जाकर
एक बात आप समझ गए कि कास्ट की तरफ से किस तरह की चीजें होगी, एंड राजनीति जो है उसमें क्या इसका रोल है। सबसे फर्स्ट देखो कि अगर मान लीजिए पार्टी को कोई कैंडिडेट चुनना है कहीं से, और उसे पता है कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन करना है, उम्मीदवार को चुनना है, उसे पता है कि ये जो क्षेत्र है उसमें ए नंबर की जो कास्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए जो कास्ट है इसके लोग ज्यादा है, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये इस कास्ट प्रोपोर्शन को नेग्लेक्ट करेगा या फिर इसी को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट उसी उसी कम्युनिटी से उठाएगा जहां से जीतने की या फिर नंबर ऑफ वोट या वोट बैंक हम कह ले वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि कैंडिडेट्स को चुनते हुए हमेशा क्या किया जाता है, पार्टीज के द्वारा पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का जब नाम तय करेगी तो जाति के अकॉर्डिंगली करती है बच्चों कि नंबर ऑफ वोट या फिर वोट बैंक जो है वह किसका ज्यादा है। तो जब पार्टी कैंडिडेट को चूज करेगी, ठीक है, तो फिर यहां पर कास्ट कंपोजिशन जरूर देखती है। पहली बात तो ये हो गई, कास्ट कंपोजिशन क्या है, जाति का वहां पे संगठन क्या है, किस जाति की संख्या जो है वह ज्यादा है ताकि वह उसे वोट ज्यादा मिले। इन द लास्ट क्या है उसका फाइनली कि इलेक्शन जो है वह आपको जीतना है। ठीक है, इलेक्शन जो है वह आपको जीतना है। सेकंड देखो, सेकंड क्या हो गया, ये तो हो गई पहली बात कि राजनीति में जाति इसलिए है, हमें साफ दिख रहा है क्योंकि यहां पर कैंडिडेट जो है किस समाज का है, किस जाति का है, फर्क पड़ेगा, फर्क डालेगा कि पर्टिकुलर जो यहाँ पर क्षेत्र है इसमें कौन सी कम्युनिटी है और किसका वोट बैंक है। सेकंड देखो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपने, जैसे आपने हेट स्पीच सुना होगा कि हेट स्पीच देना और इसके अलावा किसी अदर कम्युनिटी की इतनी ज्यादा बुराई करना, लोगों को भड़काना, ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट है अपने वर्डिक्ट में बार बार कहता है, क्लियर कहता है कि आप इस तरीके के जो भाषण है वह नहीं दे सकते जिससे कि सार्वजनिक जो व्यवस्था है वह खराब हो जाए। तो यहाँ पर हेट स्पीच वाले जो मुद्दे हैं, ठीक है, या फिर किसी जाति को आधार बनाकर बहुत ज्यादा अपील करना उस चीज की, तो यहां पर रोक लगी। रिसेंटली आप देखो कि रिसेंटली चुनाव सुधार का ही तो एक मुद्दा है, चुनाव सुधार आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, राजनीति में सुधार एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम पेपर 4 एथिक्स की बात करेंगे एंड सेकंड ARC जो आपकी रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें आप देखेंगे कि एथिक्स को लेकर काफी मैटर आपको मिल जाता है, एंड इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस राजनीति में सुधार के लिए है उसकी भी काफी सारी वहां पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सेकंड क्या है फ्रेंड्स कि यहां पर जातिगत भावनाओं को उकसाना, अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट, इन सेंटिमेंट्स का यूज करना। तो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट क्या कहा, इसके साथ आपको करंट अफेयर जोड़ लेना है, करंट अफेयर जरूर देखा करो, ठीक है, और बस यही चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाती हैं कि अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है और अगर आपका यहां से कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आप बेसिक से लेके करंट तक उस चीज को बता सके। थर्ड देखो, तीसरा इसमें क्या होगा, थर्ड है इसमें कि अगर हमारे यहाँ क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, और यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप पूरी कम्युनिटी पर ध्यान दोगे या फिर यहाँ पर जो राजनेता होते हैं, उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, या फिर बाकी के जो एक्टिव उनके मिनिस्टर्स होंगे, वह क्या करेंगे बच्चों, वह क्या करेंगे, वह 1 to 1 जाकर लोगों को जो है वह प्रेशराइज करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि नहीं आप हमें ही वोट दो, हमें ही वोट दो, हम अच्छे हैं, हमारी नीतियां अच्छी है, हमारी पॉलिसीज अच्छी है, हम वेलफेयर के लिए बहुत काम करेंगे। तो यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का जो सिस्टम है, तो इसमें एक टास्क क्या मिल गया इनको, टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग, राजनीतिक एक गोलबंदी का जो समय है, एक को जाके पकड़ो और उसको समझाओ, सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। तो पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए क्या करना, अगर 1 वोट 1 पर्सन है तो हर एक व्यक्ति पर ध्यान देना, और इवन आप देखोगे कि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तब वहां पर अगर हम ठीक वहीं पर जहां पर वोटिंग हो रही है उस बूथ की अगर बात करें, उसके आसपास हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी के ना हो, लेकिन फिर भी आपकी सोसाइटी, आपके टाउन, आपके घर के आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं जो सेम डे भी आपको प्रोवोक करेंगे कि नहीं आप जो है वह इस पार्टी को वोट दो, इसकी जो नीतियां है वह अच्छी है, या फिर इसके जो लोग हैं वह हमारी कास्ट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 बातें हमने देख ली जो कि हमें ये बताती है कि आखिर जो राजनीति है इसमें जाति का क्या मुद्दा है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब देखो आगे हम देखते हैं सेकंड, इसमें समझो कि क्या केवल जाति ही एक आधार है इलेक्शंस का,
क्या केवल जाति ही, क्या केवल कास्ट जो है, क्या वही आधार है? तो एक क्वेश्चन यहां से क्या उठा, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। क्या केवल जो जाति है केवल यही एक आधार है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा ना, नहीं। क्यों? सबसे पहली बात ये बताओ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो भी है वह बनती है, निर्वाचन क्षेत्र जो बनता है, क्या ऐसा कहीं पॉसिबल है कि केवल और केवल एक ही कम्युनिटी के लोग उस निर्वाचन क्षेत्र में आए? इसका मतलब क्या है कि आपको इलेक्शंस जीतने के लिए एक से ज्यादा जो कास्ट है, एक से ज्यादा जो कम्युनिटीज है, उनको प्रभावित करना होगा। सो यहाँ पर ये बात जो है वह सिरे से गलत है कि इलेक्शंस जो है, हाँ इलेक्शंस में कास्ट जो है वह एक फैक्टर तो है, डेफिनेटली है, लेकिन केवल एक फैक्टर है, ये नहीं है कि बस यही फैक्टर है और बाकी फैक्टर्स नहीं होंगे, तो ये एक फैक्टर है इसमें, ठीक है। तो इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट में अब फर्स्ट क्या होगा कि सबसे फर्स्ट तो देखो कि आप देखते हैं किसके द्वारा इस तरह के जो निर्वाचन क्षेत्र है वह निर्धारित किए जाते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, आर्टिकल 82, कई बार हम इस पे बात कर चुके हैं, भूला मत करो। और लोकसभा के लिए कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 545 और 543, कमेंट करके बताओ। तो यहां पर देखो बच्चों, जब हम इलेक्शंस की बात करेंगे कि क्या केवल जाति का खेल है, क्या केवल, अगर हम जाति की बात करें कि क्या केवल जाति का खेल है राजनीति या इलेक्शंस, तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि चूंकि संसदीय जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, निर्वाचन जो क्षेत्र हैं, देखो मैं केवल कीवर्ड्स लिख रही हूं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप पूरी जो लाइन है, क्योंकि इतना टाइम आपको आई होप मिल जाता होगा कि आप पूरी लाइन को बच्चों लिख पाए। तो जब मैं यहाँ बोल रही हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो प्लीज हिंदी में लिख लो, मैं बोल रही हूँ उस चीज को। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट, संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, जो ये क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, उसमें किसी भी पर्टिकुलर कास्ट, किसी भी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, उसकी क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, क्लियर जो मेजोरिटी है वह नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, मोर देन वन कास्ट वन कम्युनिटीज पर आपको एक विजय जो है वह पानी होती है, तभी जाके आप इलेक्शंस में जीत पाते हो। अब देखो सेकंड इसमें क्या है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है इसमें कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक समुदाय पूरे देश में ऐसा हो जिसने केवल और केवल एक ही पार्टी, एक ही कैंडिडेट को वोट दिया हो? वोट तो एक घर में भी बराबर नहीं होते, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? एक ही घर में हो सकता है कि बीजेपी के सपोर्टर्स भी हो, फॉलोअर्स भी हो, और उसी में बाकी अदर की भी हो, कांग्रेस की भी हो, एंड बाकी सबके हो। तो यहाँ पर अपना अपना कंसेंट है, अपनी अपनी सहमति है, अपना अपना मत है ना, वोट है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे तो पहली बात की क्लियर मेजोरिटी कहीं पर भी नहीं है, मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटीज मिलती है जिस पर कि आपको स्थायी विजय पानी होती है। तो कोई भी पार्टी या समुदाय के लोग, ठीक है, इसमें याद रखना कि सभी लोग एक को ही वोट नहीं देंगे, सभी लोग जो है वह एक को ही वोट नहीं देंगे। नो पार्टी विन, या फिर कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं हो सकती जो कि केवल एक वोट बैंक से जीत जाए, एक कास्ट से जीत जाए। नो पार्टी विन द वोट ऑफ the votes of all the votes of हो गए, ठीक है, all the जो वोट हैं, ठीक है, all the votes of a caste और कम्युनिटी। एक ही समुदाय के कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती आज तक, ना है कि वो एक ही समुदाय के सारे जो वोट है वे अपने आप पास कर ले। और तीसरी बात ये है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना पागल है, उन्हें तो पता है ना कि भाई हमें यहां से एक और जो मेंबर है इसी कास्ट का उतार देना चाहिए, क्योंकि उस कास्ट में भी तो कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं होंगी कि मुझे भी लीडर बनना है। तो यहां पर तीसरा क्या हो गया, थर्ड और लास्ट क्या हो गया कि एक ही कास्ट में, ठीक है, सेम कास्ट के जब डिफरेंट होंगे, सेम कास्ट के अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स हैं, तब तो बढ़ गए वोट। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, कि क्या केवल जाति का खेल है राजनीति? ये जो बात है ये यहां पर खत्म हो गई, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेटली कास्ट मैटर करता है, तब कास्ट मैटर करता है उम्मीदवारों के चयन में, कास्ट मैटर करता है उम्मीदवार जो है, ठीक है, उम्मीदवारों के नामांकन में, चयन में, कास्ट मैटर करता है सेंटिमेंट्स में, ठीक है, जातिगत भावनाओं में कास्ट मैटर कर रहा है, जातिगत भावनाओं में कास्ट मैटर कर रहा है,
एंड तीसरा है कि आप जब 1 पर्सन 1 वोट की बात करेंगे तो इसके लिए भी एक राजनीति, जो राजनेता है बाकी सब है उनको एक तरह से उनका जो टेस्ट है वह ठीक तरीके से हो जाता है। राजनीतिक रूप से गोलबंद होना, एक एक व्यक्ति यानी एक एक सबको अपील करना कि प्लीज हमें वोट दो, हमारी नीति अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 बातें हमने समझी और 3 बातें हमने यहाँ समझी कि केवल और केवल जाति नहीं है। तो राजनीति में जाति हमने कर ली, अब चलो हम इसको अपोजिट कर देते हैं। अब हम इसको अपोजिट कर दें, है ना। राजनीति में जाति तो हमने देख ली, अब हम ये देखें कि एक जाति में जो राजनीति है आखिर वह कैसे होती है। राजनीति में जाति की हमने बात कर ली, ठीक है, ये हमारा इसमें मेन टॉपिक था। अब देखो, अब जाति में राजनीति की हम बात करेंगे। जाति में राजनीति, पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स इन कास्ट। सबसे फर्स्ट तो ये देखो कि समाज में क्या ऐसा कभी हो सकता है कि केवल एक ही कास्ट जो है वो अपने को सुपीरियर रखना चाहे, बाकी ऐसा ना चाहे? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि खुद को एक तरह से सुपीरियर बनाने के लिए समाज में अपना जो वर्चस्व है, प्रभुत्व है, आप देखेंगे कि कुछ कुछ जो कास्ट है वह बहुत ज्यादा कोशिश करती है और अपनी कास्ट और अपनी सब कास्ट को भी काफी जो सपोर्ट है वह करती है ताकि उनकी कास्ट का एक जो वर्चस्व है वह बना रहे। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखना सबसे फर्स्ट तो बात यह है कि राजनीति और जाति में कोई 1 वे रिलेशन नहीं है, 2 वे रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जाति जो है वह भी राजनीतिग्रस्त हो रही है, समझना इस चीज को। जो जाति है वह राजनीतिग्रस्त हो रही है और जो राजनीति है वह जातिग्रस्त हो रही है। राजनीति में भी जाति है एंड जाति जो है उसमें भी राजनीति है। राजनीति में जाति हम समझ चुके हैं कि कहां कहां जो कास्ट है वह इफेक्ट कर रहा है इलेक्शंस को, आपके पॉलिटिक्स को, आपकी पॉलिसीज को। और अब हम बात करेंगे कि जाति में राजनीति कैसे हो गई। तो यहां पर सबसे फर्स्ट क्या है कि पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो भी रही है कास्ट से और कर भी रही है, दोनों ही बातें। सो सबसे फर्स्ट इसमें क्या हो गया कि देखो बच्चों, कास्ट के जो है वे ग्रुप बन गए, इन्हें ज्यादा पावर चाहिए था। तो यहाँ पर जो कास्ट और सब कास्ट था पहले कि ये जो सब कास्ट है इसको खुद से दूर कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आओ अपन साथ में मिलकर अपनी जो कास्ट है इसको उठाते हैं, हम लोग साथ में मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि हमारा जो वर्ग है वह वर्चस्व में आ जाए, हमारा जो वर्ग है वह सोसाइटी में उसका जो स्टेटस है वह सारी चीजें बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कास्ट ग्रुप्स बन रहे हैं, यहाँ पर इस आधार पर राजनीति हो रही है कि जो हमारा वर्चस्व है वह बना रहे। ठीक है, जाति के अंदर राजनीति में सबसे फर्स्ट क्या हो गया कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट हर जाति जो है वह खुद को बड़ा बनाना चाहती है और इसी वजह से ऐसे जो छोटी या नीची जाति है जिसको वह अपनी ही कास्ट में सब कास्ट कहकर पहले खुद से दूर करती है, बाद में अपने पास आने को कहती है। ठीक है, तो ये कास्ट ग्रुप हो गया। अब देखो सेकंड है, समटाइम्स क्या होता है ना कि केवल एक ही कास्ट सब कास्ट के जुड़ जाने से, ग्रुपिंग हो जाने से काम नहीं चलता। तो कास्ट प्लस कम्युनिटीज, कास्ट प्लस बाकी कास्ट है ना, अदर कास्ट। तो समटाइम्स एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर भी इस तरह के काम करते हैं, गोलबंदी कर ली कास्ट एंड अदर कास्ट। ठीक है, क्यों? ताकि सत्ता पर जो नियंत्रण है वह इनका आपस में हो जाए और उसके बाद भी वह इस तरह की जो पॉलिसीज है वह बना सके जिससे इनको लाभ हो। तो कास्ट और जो अदर कास्ट है, ठीक है, इनने आपस में गठबंधन कर लिया, कोलिशन कर लिया, कोलिशन विद अदर कास्ट और अदर कम्युनिटीज। ठीक है, अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज, अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज। और इसमें थर्ड हो गया, ठीक है, अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज हो गया। ठीक है, अब इसमें तीसरा ये देख लो कि सबसे फर्स्ट बच्चों कि राजनीति में जो जाति है, ठीक है, उसमें इस तरह की जो पॉलिसीज है वह बना देना कि किसी भी एक जो कास्ट है, किसी भी एक कम्युनिटी, उसकी जो पावर है, शक्ति है, वह बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से पावर के लिए, कंट्रोल के लिए जो काम है वह किया जाता है। तो यहाँ से जाति में जो राजनीति है उसका प्रवेश हो जाता है। बस इसमें यही बातें जो है वह दो तीन बातें समझने की थी। तो अगर अब आपको इस तरीके का मेंस का आंसर लिखने के लिए आ जाए कि कहां पर कास्ट में पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स में कास्ट है, आई होप आप सभी लिख पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। ये जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स इन कास्ट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। ठीक है, ये जो चैप्टर है
इसमें हम देखो जो जो आपके काम का है हम उससे ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेपाल और बोलीविया में जो संघर्ष होता है इसको हम डिटेल में नहीं जानेंगे, ठीक है। नेपाल में जो संघर्ष है वह हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आप देखेंगे कि आफ्टर 2000 के बाद कैसे वहां पर लोकतंत्र के लिए जो प्रयास है वह हो रहे थे, और वहां पर पहले राजतंत्र था। अगर लोकतंत्र के लिए प्रयास हो रहे थे वहां पर दूसरी व्यवस्था थी जिसे कि मोनार्की कहा जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2006 एंड बाकी सब में काफी जो चेंजेस है वह आते हैं, और इसके बाद 2015 में लास्टली जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। किस तरीके से उसमें जो चेंज है वह 18, 19 इन सब में भी होते रहे, ठीक है। तो एक हो गया कि नेपाल में जो लड़ाई हुई ना वो किसकी हुई, और नेपाल में जो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि मोनार्की से मतलब एक जो सिस्टम है उससे दूसरा सिस्टम आ गया, मोनार्की से सीधा डेमोक्रेसी आ गया, तो उसके पीछे लोगों का संघर्ष ही तो था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक डेमोक्रेसी है इसका मतलब लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ संघर्ष जो है वह जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहां पर एक मैं आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखने का जो टॉपिक है वह दे रही हूं, ठीक है। आई होप आप सभी लिखेंगे बच्चों इसमें। एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रही हूं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें ये नेपाल है बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स है वह देकर आप इसको लिख सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखिएगा, नहीं 200 वर्ड्स ज्यादा सही है, 200 वर्ड्स में लिखने की आपको इसको कोशिश करनी है। क्वेश्चन है आपका, एक कथन दे रही हूं, ठीक है, एक सेंटेंस है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। पॉपुलर स्ट्रगल आर इंटीग्रल to the working of democracy, to the working of democracy, explain या discuss, ठीक है। इसी को आपको डिस्कस करना है, हिंदी में भी लिख देती हूं। तो आपका ये जो प्रश्न है ये कहता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है, ठीक है। अंदरूनी रिश्ता है, संबंध है, आई थिंक संबंध ज्यादा वर्ड सही रहेगा। इस पर आपको लिखना है। देखो बेसिकली बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि अगर हम ये देखें कि अब तक जितने भी आप समाज में, जितने भी आप सोसाइटीज में, जितने भी कंट्रीज में अगर आप डेमोक्रेसी का रूप देखते हैं, और उस डेमोक्रेसी के पहले आपने वहां पर एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट जो है वह देखा होगा, कुछ ऐसे उसमें प्रेशर ग्रुप्स भी देखे होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट पर किसी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ग्रुपिंग की होगी। तो यहां पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम नेपाल की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र जीवित रहे, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों की भागीदारी। ये पूरा चैप्टर आपको ये बताता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स है या फिर जो मूवमेंट है या जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर जो नागरिक है, जो भी सिटीजन्स है, वह किस तरीके से लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा जो लोकतंत्र है वह मजबूत बनता है। तो इवन जो एक लोकतंत्र में चाहे आंदोलन हो, ये सारी चीजें लोकतंत्र को कभी कमजोर नहीं करती है बल्कि लोकतंत्र को स्ट्रांग करती है, क्योंकि लोग जो है वह अपनी बात रखते हैं। लोग अपनी बात कई तरीके से रखते हैं, अपने आंदोलन के द्वारा रख सकते हैं जिसमें कि ज्यादा लोग शामिल होते हैं, या फिर एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, मान लीजिए छात्रों को या फिर किसी ट्रेड यूनियन को या फिर किसी बिजनेस एसोसिएशन को अपना जो कोई पॉलिसी मेकिंग है वह करवानी होती है, वह बार बार प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को कि नहीं आप इसके लिए जो पॉलिसी मेकिंग है वह करो। तो इस तरीके से क्या है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी संबंध है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डेमोक्रेसी है वह वर्क करता रहे तो इसके लिए जरूरी है कि उस देश में, उस पर्टिकुलर जगह पर लोगों की भागीदारी होती रहे। वह पार्टिसिपेशन सही भी हो सकता है, गलत तरीके से भी हो सकता है, कई तरीके उसके हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत तरीके हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी संबंध है। यहाँ पर आप नेपाल का एग्जाम्पल जो है वह दीजिए,
लीजिए, ठीक है। और देखिए कि भाई किस तरीके से 2000 के बाद अगर हम देखें 6 में यहाँ पर एक बार मोनार्की जो है, राजतंत्र था, तो मोनार्की से जो है वह किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी के जो प्रयास है वह किए गए, लेकिन फिर से राजा ने किस तरीके से एक और तरीका अपनाया और फिर जो है वह सत्ता में आ गया और यहाँ पर जो असेंबलीज थी उसको डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। बाद में फिर से 15, 18, 17 जो भी संशोधन हुए, फिर से लोगों ने जो है वह इकट्ठे हुए और अपनी जो बात है वह सरकार तक पहुंचाई और उसके बाद जो चीजें हैं वह चेंज हुई। फाइनली एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर बना, एक डेमोक्रेसी बनी। तो आज जो भी डेमोक्रेसी है आप देखेंगे कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसमें अगर आप वुमेन्स की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, तो वहां पर उनको फ्रीडम ज्यादा है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है कि उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। युद्ध के पहले आपको पता है कि शांति के पहले युद्ध करना होता है, वो वाली बात हुई कि अगर आप चाहते हैं कि चीजें जो है वह ठीक से हो, उसके लिए एक लंबी लड़ाई जो है वह लड़नी होती है। और बस लोकतंत्र का मतलब यही है, क्योंकि लोकतंत्र में जितनी भागीदारी बढ़ेगी, भागीदारी के कई तरीके हो सकते हैं, तो लोकतंत्र में जितनी भागीदारी बढ़ेगी उतना जो डेमोक्रेसी है वह स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर नेपाल और बोलीविया की बात होगी। देखो बोलीविया में होता क्या है, सिर्फ शॉर्ट में समझो, क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं करा दूंगी। बोलीविया में बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो है पानी का निजीकरण कर दिया, पानी जैसी जो चीज है, वस्तु है, वस्तु नहीं कहना चाहिए, है ना, तो उसका जो निजीकरण है वह कर दिया और यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को पानी जो है वह मिलता था, अवेलेबल होता था, जिनके पास पैसा होता था। यहाँ से जो संघर्ष है वह शुरू हुआ, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत बड़ा मास मूवमेंट जो है वह खड़ा हो गया और सरकार को अपनी जो पॉलिसीज है वह चेंज करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो बातें हो गई। अब देखो लोकतंत्र में और जनसंघर्ष, ये बात आप समझ गए, लोकतंत्र और जनसंघर्ष, कि अगर संघर्ष हो रहे हैं, लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, गलत नहीं है, ठीक है। मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक स्थिति सोचो, जब लोग कुछ ना कहें, जो हो रहा है होने दे, कुछ ना करे, कुछ ना कहे, ना कोई वोटिंग हो, ना कुछ हो, जो आ गया सत्ता में, पावर में जो आ गया वह कंट्रोल कर रहा है, सारी पॉलिसीज को और चीजों को कर रहा है, तब क्या होगा? तब उस वक्त आप कह सकते हैं कि लोगों का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है, नहीं कह सकते, है ना। और वो जो डेमोक्रेसी है वह लोगों के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सही अर्थ में डेमोक्रेसी हो, सही तरीके से एक डेमोक्रेटिक जो की एलिमेंट्स उसमें लोगों को डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स जो है वह अवेयर किया जाए, तो यहाँ पर लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वह बहुत ज्यादा नेसेसरी है। थर्ड हम देखेंगे लामबंदी और संगठन। इसका मतलब ये होता है लामबंद करना, मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि आप देखो कि लोग जो है वे इकट्ठे होकर अपनी बात को सरकार से मनवा रहे हैं, ठीक है। दो तीन लोगों की अगर दो तीन लोग अगर कहे कि भाई इस पॉलिसी में चेंज कर दो, कहां सुनने वाले गवर्नमेंट। आपको लगता है कि 140 145 करोड़ जब देश में लोग हो तो 4 लोगों की बातें सुनी जा रही है। जब आपने देखा कि एंग्लो इंडियंस जो है वह 140 करोड़ में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उनकी जो संख्या है आई थिंक 250 से 300 के आसपास थी, 300 के आसपास थी। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनके लिए जो लोकसभा में 2 जो नॉमिनेटेड जो उसके मेंबर्स थे उसको रिमूव कर दिया। हालांकि वह अस्थायी रूप से किया, इस वर्ड को याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो उसको फिर से रिबिल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर लामबंदी और संगठन, लोग जुड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और गवर्नमेंट जो है उसको प्रेशराइज करते हैं कि हमें इस तरह की जो नीतियां है वह बनानी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, तो यहाँ पर जब हम जन संघर्ष की बात करते हैं उसी का रूप है प्रेशर ग्रुप्स। देखो दबाव समूह क्या है कि कुछ लोग जो है वे आपस में गोलबंद हो गए, मिल गए, ठीक है, वो प्रेशर ग्रुप्स हो गए। इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया गवर्नमेंट के ऊपर कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है इसको चेंज करो, या ये जो पर्टिकुलर लॉ है इसको बनाओ, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों प्रेशर ग्रुप्स। एंड मूवमेंट, आंदोलन का मतलब होता है कि आंदोलन क्या है, बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया, मतलब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वह ज्यादा है, आंदोलन उसको कहेंगे। तो प्रेशर ग्रुप्स में क्या है, जैसे कि ग्रुप एक छोटा वर्ड बता रहा है कि ग्रुप में हो सकता है 8 लोग हो, 10 लोग हो, संख्या 100 भी हो सकती है। लेकिन जब हम मूवमेंट की बात करेंगे, आंदोलन की अगर हम बात करें, तो शायद आपके दिमाग में संख्या नहीं आएगी, आपके दिमाग में जो काउंटिंग है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। मूवमेंट का मतलब 30 लोग होंगे, ऐसा नहीं सोच सकते आप, ठीक है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, देखो जब हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं ना, तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। और एक तो हो सकता है पर्टिकुलर जो कि सेक्शनल हो, किसी वर्ग विशेष के लिए हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वकीलों के द्वारा जो है वह अपना एक ग्रुप बना लिया गया, या फिर डॉक्टर्स के द्वारा अपना एक ग्रुप बना लिया गया कि उनके जो पर्सनल उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया जाएगा, पूरी सोसाइटी के लिए नहीं। ध्यान रखना, एक होता है कि जैसे मान लीजिए जो छात्र संघ के संगठन आप सुनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को लेकर जो इस तरह के ग्रुप्स बने,
ठीक है, उन्होंने जो डिमांड की वो केवल अपने स्टूडेंट्स के लिए की, ना कि पूरी सोसाइटीज के लिए। लेकिन जब एनवायरनमेंट को लेकर, वुमेन्स को लेकर, बंधुआ मजदूरी को लेकर अगर मान लीजिए कोई मुद्दा उठता है, तब उसे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट जो ग्रुप है वह उठाएंगे, जन सामान्य हित समूह। तो ये जो हित समूह है, देखो दो तरीके के जैसे लोग, बस इस बात से समझो, दो तरीके के लोग हो सकते हैं ना, एक जो खुद के बारे में सोच रहे हो और दूसरा जो बाकी सबके बारे में भी सोच रहे हो अपने अलावा। तो यहाँ पर बस जो प्रेशर ग्रुप्स है ये वो हो गया जो अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है जो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों के बारे में सोच रहा है, और एक ओवरऑल किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि एक सोसाइटी में, जैसे मान लीजिए जब हम देखते हैं कि बच्चों से जो काम करवाया जाता है, ठीक है, बच्चों जो अगर हम बच्चों की बात करें, आर्टिकल 23-24 आपने पढ़ा है, तो आर्टिकल 23-24 क्या कहता है कि कितने वर्ष से, अगर 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है, अगर उसे किसी भी डेंजरस या खतरनाक तरीका का जो काम है, हजार्डस जिन्हें वर्क कहा जाता है, या रेड इंडस्ट्री, या फिर रेड इंडस्ट्री दैट मीन्स जो जिसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पटाखा फैक्ट्री है, जैसे कि आपके जो खनन है, माइनिंग वाले हैं, तो वहां पर बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह के अगर कोई मुद्दे जो है वो उठाता है तो वो किस में आएगा, सेक्शनल में आएगा? नहीं, वो आएगा ओवरऑल सोसाइटीज के, ठीक है, ओवरऑल सोसाइटीज के। तो ये प्रेशर ग्रुप्स हो गया। हाउ डू प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स? आखिर राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? ये मेंस का यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर यूपीएससी क्या क्यों पूछ रही है कि अगर आप एक बार बताओ कि सबसे पहले अगर आपको ये आंसर लिखना हो तो तब आप कैसे लिखोगे? शुरुआत आपको यहां से नहीं करनी चाहिए कि एक डेमोक्रेसी में, देखो यही होती है बच्चों समझ, कि आपको पता है कि अगर आपको ये बताना है कि ये जो प्रेशर ग्रुप है, मूवमेंट है, ये हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और लेकिन शुरुआत में आपको भूमिका में क्या लिखना चाहिए कि चूंकि एक लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकतंत्र की जीवंतता किससे है? लोगों के स्ट्रगल से, लोगों के पार्टिसिपेशन से, और पार्टिसिपेशन का ही रूप होता है प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। और उसके बाद बताओ कि भाई जो प्रेशर ग्रुप्स है वह किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए, उसके जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए नीतियां बनाने के लिए कह रहे हैं। जो मूवमेंट है वह क्या हो सकते हैं? मूवमेंट में कोई एक जो पर्टिकुलर एक पॉलिसी जो है एक समय के अंदर किसी लक्ष्य को पा लेने के लिए एक उद्देश्य से कोई मूवमेंट जो है वह किए जा रहे हैं, और यहाँ पर इस सरकार पर दबाव बनाते हैं विभिन्न तरीके से, और यहाँ पर गवर्नमेंट की जो नीतियां वह प्रभावित हो रही है। यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अभी जो नीतियां बन रही हैं उसमें लोगों की भागीदारी है, और उसमें जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट है क्या इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है? डेफिनेटली। कृषि कानूनों को याद करो, एग्रीकल्चर जो लॉ आया था जिसमें कि सरकार के द्वारा उसे फिर वापस ले लिया गया, ठीक है, वह क्या था? वह इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स, आपने देखा होगा कि जो किसान संगठन है उनके द्वारा कितना तीव्र विरोध किया गया था, चाहे आप एमएसपी की बात कर ले, चाहे हम और भी जो बिल आए थे और भी जो उसमें प्रोविजन थे उनकी बात कर ले, तो ये क्या था बच्चों? प्रेशर ही तो बनाया गया था कि दिल्ली तक आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करें कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं, अगर एक सही मुद्दे को उठाया गया है तो डेफिनेटली सकारात्मक होंगे। अगर इस तरह के ग्रुप ने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नीतियां ना बनाने के अलावा ऑल ओवर सोसाइटी के लिए कोई मुद्दे उठाए हैं, तब डेफिनेटली इनके जो प्रभाव है, ठीक है, वह हेल्दी है, इनके जो प्रभाव है वह सकारात्मक है, ठीक है। ये है आपका पूरा चैप्टर। तो नेपाल एंड बोलीविया में वाटर वॉर जो है वह छिड़ गया था, ठीक है। तो ये यहां पर मैं एक दो क्वेश्चन से ही आपको बता देती हूं इसमें, और उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। चलो नेपाल की बात करते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे नहीं, इसे हम केवल जो क्वेश्चन है वह सॉल्व करेंगे। देखो जरा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है 1990 में पहली बार नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म्ड नेपाल फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ द स्टेट। क्या कहता है ये? करेक्ट आपसे पूछा है। फर्स्ट टाइम जो है वह 1990 के बाद से, जब बहुत ज्यादा संघर्ष जो है वह डेमोक्रेसी को लेकर शुरू हो गए थे, ये बात सही है। सेकंड जो बात है वह गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की टू रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ द स्टेट जो है वह नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बन गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी, जब यहाँ पर लोकतंत्र में जब नेपाल की हम बात करेंगे तो जो निरंकुश राजतंत्र के
से राज्य का जो प्रतिनिधि है वह प्रमुख के रूप में बदल गया। तो क्या पहले ये जो राजतंत्र था उसे ही राज्य का प्रतिनिधि बनाया था? बिल्कुल भी नहीं बनाया था, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बनाया गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं, जो प्रोविजन है वह लिखे गए थे, उसके बाद ही जो यहाँ के जो हेड थे स्टेट के, बाकी सब जो है वह इसी तरह से सेलेक्ट हुए थे, है ना। एंड साथ में आपको याद रखना है कि एक जो मोनार्की है वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। देखो शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं आई नेपाल में। नेपाल में जब राजा की जो निरंकुशता है वह बढ़ती गई, ठीक है, तब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया, तो एक संविधान बना, और इस संविधान के अंतर्गत पहले राजा आया, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा गया, ध्यान रखना। लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी काम नहीं चलेगा, राजा को हम संविधान के अंतर्गत ले तो आए, लेकिन राजा के पास तो अभी भी शक्ति थी, लो राजा ने फिर से स्टेट असेंबली को भंग कर दिया। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब जो है फिर हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, मतलब नेपाल ने अपनाया। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है वह मोनार्की आई, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वह नेक्स्ट फेज में डेमोक्रेसी हुआ। नेक्स्ट फेज में क्या हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, ठीक है। याद है आपको जब हमने शुरू किया था कि आखिर जो संविधान है वह क्या है और हमें क्यों जरूरत है, संविधान की जरूरत क्यों होती है, तो हमने देखा था कि अगर आपको एक फुटबॉल खिलानी है तो 11 प्लेयर्स के लिए भी आपको 11 जो प्लेयर्स है इसके लिए आपको रूल्स बनाने होंगे, और अगर आपने रूल्स चेंज कर दिए तो पूरा जो गेम है वह चेंज हो जाएगा। ठीक वही यहां पर भी हुआ कि अब अगर डेमोक्रेसी लानी थी, अब अगर डेमोक्रेसी लानी थी और रूल्स चेंज करने थे तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होगा, और बस वही हुआ भी, ठीक है। तो ये था नेपाल की बात। एक और क्वेश्चन है नेपाल से ही, यहाँ पर एक जो पार्टी है नेपाल की, ठीक है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओइस्ट भी जिसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर 3 इसके स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि ये बिलीव करते थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेपाली सरकार के खिलाफ सशस्त्र जो संघर्ष है वह हुआ था, बिल्कुल सही, आर्म्ड स्ट्रगल हुआ, दे हैड कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नेपाल, एक बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण हो गया था, डेफिनेटली। बस फर्स्ट जो है वह रॉन्ग होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है वह इसमें सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए, तो प्रेशर ग्रुप्स मैंने आपको समझाए, आई होप कि आप जो अब तक हमने समझ बनाई, ओवरऑल चैप्टर को समझ के एक ओवरव्यू लेकर आप शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ, नोट्स बनाते हैं हम, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में क्या करेक्ट है। फर्स्ट कहता है सेंटेंस, दे आर ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसे संगठन जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड इज प्रेशर ग्रुप्स डायरेक्टली कंट्रोल पॉलिटिकल पावर, दबाव समूह सीधे राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करते, ध्यान रखना, सीधे राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करते, डायरेक्ट फॉर्म है। दे आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, वे कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बने होते हैं। आओ देखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं, 2-3, फिर उस क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखो कि यहाँ पर नेपाल एंड बोलिविया की बात हमने जो है वह कर ली, ठीक है, जनसंघर्ष की बात हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं। तो देखो जो दबाव समूह है या प्रेशर ग्रुप से ये होते क्या है, यूपीएससी ने पीटी एंड मेंस दोनों में सवाल पूछा है, वो अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी। दबाव समूह, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। देखो प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ग्रुप से तो आप समझ गए कि ये लोगों का एक समूह हो गया। प्रेशर किस चीज का प्रेशर, तो यहां पर गवर्नमेंट पर प्रेशर, किसी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिसी को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर ग्रुप्स का क्या मतलब है कि लोग जो है वह एक साथ आ गए। कैसे लोग, ठीक है, लोग जो है वह एक साथ आ गए, ऐसे लोग जिनके की उद्देश्य जो है वह समान थे, ठीक है, जिनके उद्देश्य जो है वह समान थे। अचीव अ कॉमन इंटरेस्ट, अचीव अ कॉमन इंटरेस्ट, ऐसे लोगों का एक साथ आ जाना जिनके जो उद्देश्य है वह समान हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, ऐसे लोग एक साथ आ रहे हैं, ऐसे लोगों का एक साथ होना
जिनके जो उद्देश्य है वह समान हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और ये हो सकता है कि दबाव समूह जो है, हम आगे देखेंगे कि ये दो तरीके के होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो लोग हैं ये हो सकता है कॉमन ऑक्यूपेशन के हों, समान पेशे के लोग हों, समान पेशे के लोग हों, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट हो, इनका एक ही हित हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, इनकी इच्छाएं एक जैसी हों, एस्पायरेशंस जो है वह एक जैसी हों, इनके जो ओपिनियन है, ठीक है, इनके जो ओपिनियंस हैं वह एक जैसे हों, दृष्टिकोण एक जैसे हों। तो यहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं वह साथ आ जाते हैं जिनके इंटरेस्ट जो है वह लगभग सेम है और ये एक किसी पर्टिकुलर जो कॉमन जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? These organizations are when people with common occupation, interest, aspirations or opinion come together in order to achieve a common objectives, common interest। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि क्या इन्होंने डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि हमें लोकसभा एंड राज्यसभा में सीट दे दो या फिर हम खुद जाकर पॉलिसी मेकिंग करेंगे? नहीं, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा केवल गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट पर। देखो प्रत्यक्ष कब होता? जब आप डायरेक्ट जाके लॉ मेकिंग का काम कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ये फॉर्म क्या हो गया? इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। ये फॉर्म क्या हो गया? इनडायरेक्ट तरीका हो गया। आप अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है या जो उसको बनानी चाहिए, जो लॉ मेकिंग करनी चाहिए, उसके लिए आप प्रेशर बना रहे हो। जो लॉ मेकिंग करनी चाहिए उसको आप प्रभावित कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सब लोग एक साथ मिलकर बार बार कहकर लामबंद होके संगठित होके किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से, तो इस तरह से जो है वह दबाव समूह आपस में बनने लगे। तो समान पेशा, समान हित, समान आकांक्षा या मत के जो लोग हैं वह एक साथ एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, वही दबाव समूह, वही प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। अब देखो दबाव समूह की जब हम बात करेंगे तो ये जो है वह दो तरीके के हो सकते हैं, उसको भी मैं यही बता देती हूं ताकि आप जो है चीजों को आसानी से समझ सके। दबाव समूह की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इनके जो टाइप्स है बच्चों वह दो तरीके के हो सकते हैं, दो प्रकार के ये हो सकते हैं। फर्स्ट तो है ठीक है, अलग से ये स्लाइड है, दैट्स व्हाई मैं इस पे बता देती हूँ आपको। तो देखो बच्चों ये जो है वह दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और दूसरे है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। इसको यही समझ लेते हैं ताकि अलग से जो है हमें फिर से टाइप समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, ठीक है। अब अगर वर्ग विशेष के लिए बना हुआ है तो ये ऑल ओवर सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है इसको नहीं बताएगा। तो सेक्शनल इंटरेस्ट जो ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं? ये पर्टिकुलर सेक्शंस के जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करेंगे। ये क्या करेगा? जो पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, जो वर्ग हैं, सेक्शंस हैं, इसके जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करेगा, उसको अचीव करने की कोशिश करेगा, ओवरऑल सोसाइटी के लिए नहीं। और जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इस पब्लिक इंटरेस्ट से ही, वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होने वाला है कि जो इस तरह के मुद्दे यहां पर उठाएंगे जो कि कॉमन एंड जनरल इश्यूज हैं, जो कि कॉमन एंड जनरल इश्यूज हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका एम होगा कि ना केवल किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए हेल्प करना। इसका एम होगा, उद्देश्य होगा टू हेल्प ग्रुप्स अदर, टू हेल्प्स ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। तो केवल अपने सदस्यों को जब ना सोचकर और भी जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में सोचा जाए, सभी के बारे में सोचा जाए, उसे हम कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक जो मुद्दा है वह उठाया, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, फॉर एग्जांपल बॉन्डेड लेबर हुआ।
सो इसके जस्ट अपोजिट अगर हम सारी चीजें कर दें, जैसे कि हमने देखा कि भाई जो पर्टिकुलर सेक्शंस प्रमोट है, पर्टिकुलर जो सेक्शंस है इनके ही केवल इंटरेस्ट को प्रमोट हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर इसका जो एग्जांपल है वह क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन। तो जो ट्रेड यूनियन है या केवल ट्रेड यूनियन के लिए बोलेगी, स्टूडेंट यूनियन के लिए क्यों बोलेगी? इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए छात्र संघ बन रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है इनके यूनियंस बन रहे हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स है, जो मजदूर हैं, आप देखेंगे कि अपनी बात उठाने के लिए सबसे ज्यादा जो हड़ताल स्ट्राइक का जो काम है वह वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने स्ट्राइक किया, यही तो प्रेशर ग्रुप है, यही तो इन्होंने प्रेशर ग्रुप एक प्रेशर क्रिएट कर दिया कि जो चाहे वह इंडस्ट्री के लिए हो या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए हो, कि वो जो है अपनी पॉलिसी को चेंज करे। तो वर्कर्स के हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के अलग से हो सकते हैं, कास्ट ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग जो कास्ट ग्रुप है ये भी प्रेशराइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप रिसेंटली देखोगे कि काफी सारी ऐसी जो ट्राइब्स है उसे एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली उसको रेक्टिफाई किया, नोटिफाइड किया। उसके पीछे क्या रीजन था कि ऐसे जो ग्रुप्स है, ऐसे जो सेक्शंस है, वह अपने लिए इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स बनाकर गवर्नमेंट से जो डिमांड है वह कर रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए आप हमें एज एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वह हमें आप बनाइए। तो यहां पर देखो कि यहाँ इसमें क्या किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि टू हेल्प ग्रुप अदर देन देयर ओन मेंबर्स, कि ना केवल अपने सदस्यों के लिए बल्कि बाकी भी जो ग्रुप के मेंबर्स है उनको भी प्रमोट करना। लेकिन यहाँ पर वर्ग विशेष की जब हम बात करेंगे, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वह क्या होगा, किसकी वेलबींग? डेफिनेटली, है ना, ये जो इसके मेंबर्स हैं, वेलबींग ऑफ देयर मेंबर्स, नॉट सोसाइटी, ऑफ देयर मेंबर्स, नॉट सोसाइटी, नॉट सोसाइटी। तो यहाँ पर ये सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ ये पर्टिकुलर काम कर रहा है। दो बातें हमने यहाँ पर समझ ली। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसे संगठन जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ये चीज तो हमने सीख ली डेफिनेटली। दबाव समूह सीधे राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं, या फिर क्या समझा था हमने कि ये जो है वह इनडायरेक्ट फॉर्म अपनाते हैं। तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। डायरेक्ट फॉर्म क्या होता है कि जब भाई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ और सीधे जो है सरकार पाने के लिए, आगे हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, वो डायरेक्ट तरीका है। बट प्रेशर ग्रुप्स बनाना, प्रेशर क्रिएट करना, इस तरह के ग्रुप्स बनाना, मूवमेंट करना, ये इनडायरेक्ट तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट आप सत्ता नहीं चाह रहे, बस आप सरकार से आप अपील कर रहे हैं कि आप जो है इस चीज को चेंज करो। दे आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। क्या इनके एक से ज्यादा जो हित है वह हो सकते हैं? तो यहां पर डेफिनेटली, ठीक है, आपको बताना था इनकरेक्ट जो है वह कौन कौन सा है। सो सेकंड और थर्ड जो है वह इनकरेक्ट है, फर्स्ट सही है। हमने देखा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है वह काम कर रहे हैं, एक उद्देश्य इन्होंने चुन लिया है, कॉमन इंटरेस्ट होगा। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अगर होंगे तो ग्रुप कैसे बनेगा? एक ग्रुप पे क्या हो सकता है, एक जैसे मत के लोग होंगे जिनकी सहमति हो किसी पर्टिकुलर बात पर, कंसेंट हो, ठीक है। अब देखो सेकंड है, मूवमेंट की बात हम बाद में करते हैं, कुछ और चर्चाएं हम पहले करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रेशर ग्रुप्स की जो बात है वह कर ली। और देखो बच्चों, नेपाल के लिए यहां पर मैंने आपको पढ़ने के लिए दे रखा है कि भाई आपको पता है कि नेपाल में जो है वह किस किस तरीके के चेंजेस हुए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो आपको रीडिंग के लिए इसमें स्लाइड ऐड है। बोलिविया में किस तरीके से वाटर वॉर होता है, कैसे जो लोग इकट्ठे होते हैं और जीतते हैं, उसकी बात हो गई। लोकतंत्र और जनसंघर्ष की बात हो गई कि अगर हम नेपाल और बोलिविया जैसी जगह पर जब हम बात करते हैं तो इन कंट्रीज में अगर डेमोक्रेसी आता है या फिर किसी मुद्दे को सुलझाया जाता है तो उसके पीछे कारण है लोगों का इकट्ठा होना और पॉलिटिकल पार्टीज इन सबका इनको सपोर्ट मिलना, ठीक है। ये सारी बातें हमने जानी। और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से जो स्ट्रगल है उसमें इन्वॉल्व होता है मास मूवमेंट। मास मोबिलाइजेशंस, ठीक है। दोनों ही घटनाएं जो ये होती हैं इसमें जनता लामबंद होती है, इकट्ठी हो जाती है। जनता जो है लामबंद हो गई। लामबंद वर्ड सुना होगा ना हिंदी में आपने, लामबंद हो जाना, इकट्ठा हो जाना। और यहाँ पर ये कैसे हो पाया? ये मास सपोर्ट से हो पाया। अगर ये इन्फ्लुएंस कर पाए गवर्नमेंट को, उसके पीछे एक बड़ा भारी जो जन समर्थन था वह इनके पास था। उसके अलावा इन लोगों ने क्या किया
कि देखो बच्चों, अच्छा एक बात और याद रखो कि हमेशा विश्व में जहां जहां भी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके पीछे चरण यही होता है कि पहले जो है वह लोग डिमांड करेंगे। डिमांड आसानी से मान ली जाए, बहुत अच्छी बात है, सत्ता आसानी से लेकिन कोई छोड़ता नहीं है। हर जगह जो है वह स्ट्रगल हुआ है डेमोक्रेसी के लिए, और उसके बाद ही वहां पर डेमोक्रेटिक जो तरीका है वह अपनाया गया है। ठीक है, तो यहां से एक और जो मेंस का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से, ठीक है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का जो विकास है वह कैसे हुआ, पूरे विश्व में लोकतंत्र का जो विकास है वह कैसे हुआ, इसको भी आप लिख सकते हैं। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी हैज इवॉल्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मास सपोर्ट हुआ, लोगों ने एक्सप्रेस किया। ठीक है, शॉर्ट में समझ लो कि लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, जो उनकी एक अभिव्यक्ति बनी थी, जो उनका सपोर्ट था, जो उनका एक जो जनता लामबंद हुई थी जिस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, उद्देश्य को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, वह एक्सप्रेस करते हैं और इसके बाद जो गवर्नमेंट है या मानने के लिए मजबूर हो जाती है, और ऐसे डेमोक्रेसी जो है वह आगे बढ़ती है। ठीक है, ऐसे जो डेमोक्रेसी है वह आगे बढ़ती है। और बेसिकली इसमें एक बात और याद रखो कि बच्चों जानते हो ये होता कब है, इसका एक निर्णायक जो घड़ी है वह तब होती है जब लोग जो है पावर शेयरिंग की बात करते हैं। इसके पहले हमने सत्ता की साझेदारी की बात की और हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी जो है वह क्यों होनी चाहिए, फेडरलिज्म जो है उसका रूप है, संघवाद उसका एक रूप है। तो यहाँ पर इस तरह के जब मूवमेंट होते हैं तो उसकी निर्णायक घड़ी कब आती है, या फिर उसमें हम देखें कि कोई एक ऐसा पॉइंट कि आखिर क्यों जो है वह इस तरह की चीजें शुरू हुई, क्योंकि लोग जो है वह उस सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं, वह पावर शेयरिंग जो है वह चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम आगे चलेंगे। दबाव समूह की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट की हम बात और कर लेते हैं। ठीक है, दबाव समूह की हमने बात कर ली बच्चों, अब हम बात करेंगे मूवमेंट की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मूवमेंट। तो मूवमेंट और जो प्रेशर ग्रुप से इसमें क्या अंतर है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है कि ये अप्रत्यक्ष तरीकों से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। आंदोलन का एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन होगा, उसका निर्णय लेना अधिक अनौपचारिक और लचीला होगा। प्रेशर ग्रुप्स की जब बात की थी बच्चों, तो प्रेशर ग्रुप्स तो है वह छोटा था, प्रेशर ग्रुप बहुत छोटा था। आंदोलन का मतलब तो सोसाइटी में बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आंदोलन में हो सकता है एक से ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स जो है वह भी शामिल हो जाए किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर। तो यहां पर याद रखना कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो आपको लगता है कि बहुत मजबूत संगठन होगा, या फिर पुलिस आई लाठीचार्ज हुआ, सब तितर बितर हो गए, फिर कभी उतनी भीड़ नहीं जुड़ पाई। तो बेसिकली होता क्या है कि हो सकता है कोई किसी आंदोलन को समर्थन या फिर कोई सिग्नेचर कैंपेन को अगर समर्थन दे रहा है तो वहां पर बहुत ढीला ढाला सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और अगर आंदोलन की दिशा मोड़ने के लिए कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो भी बहुत सटीक या फिर बहुत जल्दी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो है वह रॉन्ग हो गया। ठीक है, फर्स्ट जो है वह बिल्कुल सही है, प्रभावित करने का प्रयास है, और अनौपचारिक और लचीला जो तरीका है वह इसमें अपनाया जाता है। करेक्ट आपको पूछा गया था, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 एंड जो थर्ड है ये सही है। क्लियर है? अब आगे देखो कि जब हम बात करेंगे कि जो आंदोलन है, ठीक है, वह कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और आखिर इनका जो एक संगठन बनता है वह कैसे बनता है। प्रेशर ग्रुप्स हमारे हो गए थे, दबाव समूह। ठीक है, यहीं पर मूवमेंट समझ ले क्या, आंदोलन हम यही समझ लेते हैं ताकि आप दबाव समूह इजीली समझ जाए। मूवमेंट, आंदोलन, इन दोनों में अंतर क्या है? ग्रुप में कम लोग थे, आंदोलन में बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जब ज्यादा लोग हैं तो तरीका फॉर्मल होगा इनफॉर्मल होगा? डेफिनेटली इनफॉर्मल होगा, है ना। तो देखो बच्चों, मूवमेंट की जब हम बात करेंगे, जन आंदोलन, पीपल मूवमेंट, तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर एक मूवमेंट चला, सिग्नेचर कैंपेन चल गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वह अगर आपका राइट बनाया गया तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे ये मूवमेंट ही कारण था। तो गवर्नमेंट की नीति बनी ना, नहीं बनी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुछ ऐसे एक्ट बताओ, कुछ ऐसी नीतियां बनाओ जो कि प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा या फिर किसी मूवमेंट के बाद बनी, काफी सारी नीतियों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसमें से राइट टू इंफॉर्मेशन एक है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन चलता है, इसके अलावा आप नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं, नर्मदा बचाओ, ठीक है। इसके अलावा आपने सरदार सरोवर डैम वाला सुना होगा, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, यहां पर भी एक मूवमेंट होता है।
इसके अपने अलग अलग उद्देश्य थे, अलग अलग बातों को लेकर जो ये आंदोलन है वह चलाए गए थे, शुरू हुए थे। वुमेन भी हो सकता है, एनवायरमेंट को लेकर भी आंदोलन हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। बेसिकली बच्चों इसमें इतने ज्यादा लोग होते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत चुस्त दुरुस्त नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन की अगर हम बात करें बहुत लूज होता है, ढीला होगा ये। और इसके अलावा यहाँ के जो इसके जो डिसीजंस है वह कोई बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं लिए जा सकते। इसके जो डिसीजंस है वह कैसे लिए जाएंगे, इनफॉर्मल तरीके से लिए जाएंगे, ठीक है। और चाहे मूवमेंट हो और चाहे प्रेशर ग्रुप्स हो, इन दोनों के द्वारा डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है वह नहीं किया जा रहा है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ही किए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब हमें नेक्स्ट देखना है। अच्छा, हमने बात कर ली कि सेक्शनल एंड जन सामान्य जो पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर कौन कौन से ग्रुप्स बने थे उसकी भी हमने चर्चा कर ली। यहाँ पर हमारी मूवमेंट की बात हो गई, ठीक है। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा सिंगल मूवमेंट को लेकर कोई भी ऐसा एक सिंगल जो ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता जो कि किसी पर्टिकुलर डिसीजन को त्वरित तरीके से ले ले, तुरंत ले ले, क्विक डिसीजन ले ले। तो यहाँ पर मूवमेंट किस चीज को लेकर चल सकता है? मूवमेंट में कोई एक जो इशू है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर इशू स्पेसिफिक जो है वह हो सकता है। ये किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर इशू स्पेसिफिक हो सकता है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता है कि एक जो टाइम फ्रेम है, सरकार जो है वह 6 माह के अंदर लोकपाल आयुक्त का गठन करेगा। ये क्या था, जैसे लोकपाल आंदोलन जो चला था उसमें डिमांड की गई थी इस तरीके की, 6 मंथ हो, 1 ईयर हो, टर्म कुछ भी हो सकता है, 2 साल का हो, 5 साल का हो। तो यहाँ पर इसकी 2 विशेषताएं और हैं। पहली विशेषता है कि कोई पर्टिकुलर इशू स्पेसिफिक होगा। सेकंड है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा, एक समय सीमा जो है वह निर्धारित कर ली जाएगी कि ये काम जो है हम गवर्नमेंट को इतने समय में करने का अवसर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बातें मूवमेंट से आपकी और जुड़ गई। क्लियर है? तो कई तरह के समूह इसमें शामिल हो जाते हैं, एक से ज्यादा जो ग्रुप है वह मूवमेंट में शामिल हो सकते हैं। प्रेशर ग्रुप हमने देखा एक छोटी इकाई हो गया, आंदोलन एक बहुत बड़ी इकाई हो गया, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप जो है वह छोटा हिस्सा है, मूवमेंट जो है एक काफी बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा आंदोलन कई तरीके के जो समूह है वह शामिल हो गए, किसी एक खास मुद्दे पर होंगे और एक तय सीमा में किसी एक लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वह काफी ढीला ढाला होगा, बिकॉज ऑफ काफी सारे जो लोग हैं वह इसमें जुड़े होंगे। चलो एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा है, इस विचार का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप क्या लिखेंगे कि क्या जो प्रेशर ग्रुप्स है वह वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरा है या फिर ये अच्छी चीज है। लोगों की जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वह इन ग्रुप्स के माध्यम से, इन मूवमेंट के माध्यम से लोगों का जो कंसेंट है, जो सहमति है, उनके जो इश्यूज है, जो पर्टिकुलर कोई इशू स्पेसिफिक है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट तक पहुंचती है। तो यहाँ पर ये चीज अच्छी है ना कि बुरी। तो जो शुरुआत में मैंने कुछ लाइंस आपको बताई वो सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर जो प्रेशर ग्रुप है, कुछ एग्जांपल्स आप करंट अफेयर के ले सकते हैं कि इस प्रश्न, जैसे कि आप किसान आंदोलन की रिसेंटली बात कीजिए कि किस तरीके से एमएसपी एंड बाकी को लेकर जो एक्ट बना था, जो प्रोविजन बना था, वह उन्हें अपने वर्ग के लिए, विशेष के लिए सही नहीं लगी और इसके बाद उन्होंने लार्ज स्केल पर एक मूवमेंट जो है वह चलाया। गवर्नमेंट के द्वारा उस नीति को, उस एक्ट को वापस लेना पड़ गया। तो इस तरीके के एग्जांपल्स देकर जो है आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेशर ग्रुप एंड आंदोलन। अब लास्ट हम देखेंगे बच्चों कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के जो प्रभाव है वह सकारात्मक होते हैं। आपको क्या लगता है? तो डेफिनेटली आप इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते, है ना, नेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या जाना था कि एक लोकतंत्र की जीवंतता इसी में बनी रहती है कि लोगों की भागीदारी बनी रहे और एक लोकतंत्र में संघर्ष होते रहने चाहिए। ये बताता है कि लोग अवेयर है अपने पार्टिसिपेशन को लेकर, लोग अवेयर है अपने अधिकारों को लेकर। क्या दबाव समूह और आंदोलन के जो प्रभाव है सकारात्मक होते हैं? डेफिनेटली। अगर ये जो है वह डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और अगर इसमें इस तरीके के जो मुद्दे हैं वह उठाए जाते हैं, जैसे कि हम अगर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें, मूवमेंट की बात करें, एक यूजफुल इनका जो रोल है वह होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में। बस मेन जरूरत जो है वह होती है कि इनके द्वारा सही मुद्दे उठाए जाए, तब डेफिनेटली ये काफी वैल्यूएबल होते हैं एक डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलो फिर से एक बार हम क्वेश्चन की तरफ, फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या क्या बात की इसमें? नेपाल एंड बोलिविया के बारे में एक एक क्वेश्चन देखा,
लोकतंत्र और जनसंघर्ष कैसे जुड़े हुए हैं और लोकतंत्र और जनसंघर्ष का ही आगे रूप बनता है प्रेशर ग्रुप मूवमेंट। वर्ग विशेष जन सामान्य के हित क्या होंगे इसकी बात कर ली। प्रेशर ग्रुप मूवमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे पॉलिटिक्स को, ये बात हो गई। और क्या प्रेशर ग्रुप के जो प्रभाव है सकारात्मक हो गए, इसकी बात हो गई। क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर आर इंटीग्रल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जीवनता से जनसंघर्ष का अंदरूनी संबंध है, रिश्ता है। इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, सॉरी पढ़ना नहीं लिखना है आपको। बाकी सारी चीजें आपको नोट्स में दी हुई है जो मैंने समझाई हैं शॉर्ट पॉइंट्स लिखकर, तो आप इसको पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब देखो अभी तक हम बात कर रहे थे बेसिकली एक लोकतंत्र में संस्थाओं की जरूरत होती है, ठीक है। संस्थाएं निरंकुश ना हो जाए, सरकार जो है वह मनमानी ना करे, इसके लिए जरूरत होती है कि लोग भी अवेयर रहे, इस तरह के ग्रुप्स बना ले। अब आगे हम देखेंगे कि ये सोचो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही ना हो तब क्या होगा। मान लो कोई एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वह खड़ा हुआ है और अगर वह चुनाव जीत जाता है और ऐसे जो हमारे लोकसभा की 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से एक एक लोग खड़े जो सब इंडिपेंडेंट है। अच्छा, नॉमिनेटेड जो है उनको हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जितने मेंबर्स जो खड़े हुए हैं वे पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, तब आप किसको कोसोगे कि अरे अभी तो आप कोस लेते हो कि एक ग्रुपिंग है, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है, इससे ये नीतियां सही नहीं बनाई, अभी आप कोस लेते हो, मन भर के गालियां दे लेते हैं गवर्नमेंट के लिए। एंड उसके अलावा जो है कि पॉलिसी बनाने के लिए, महंगाई के लिए गवर्नमेंट को बोलना, कम करने के लिए बोलना, पेट्रोल के दाम अगर बढ़ गए हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा। तो ये सारी बातें आप सरकार से कहते हैं। आमतौर पर जो लोग पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नहीं जानते, वो जो सरकार का मतलब नहीं जानते, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं जानते, वे पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं। अगर आप किसी चाय की टपरी पर या फिर जो एजेड लोग हैं, अगर आप उनके बीच की बातें सुनेंगे, वो इंदिरा गांधी के समय से सारे जो नेता है आपको गिनवा देंगे, तो वो सरकार का मतलब क्या समझेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को। आमतौर पर यही जो तरीका है वह चलता है। जैसे कि हमने लास्ट जाना था कि निर्वाचन क्षेत्र को आमतौर पर सीट भी कह दिया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको आमतौर पर लोग सीट, यहां से ये सीट आई है, यहां से ये सीट आई है, वो सीट आई है, तो इसका मतलब क्या है, इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसी को आमतौर पर सीट कह दिया। ठीक उसी तरह से लोगों के द्वारा गवर्नमेंट का मतलब पॉलिटिकल पार्टी को, ये सरकार अच्छी नहीं है, क्या कहा, ये सरकार जो है वह अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी थी, इस सरकार की ये जो नीति है वह अच्छी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है या फिर कुछ और। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो आखिर पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, पहली बात। दूसरी बात की क्यों जरूरत है हमें इनकी, और फंक्शन इनके क्या है, तो तीन बातें हमें समझती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो कितनी है, ठीक है, कितने राजनीतिक दल हैं। और यहाँ पर इसके जो दो प्रकार है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर होगा नेशनल पार्टीज, और स्टेट पार्टीज की हम बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय जिसे मान्यता प्राप्त दल भी कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय दल भी होते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई, कौन बताएगा। आपको लग रहा होगा कि मैम 8 हुई है, 8 नहीं हुई, अब 9 हो गई है। आप अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो उसको भी अब इसमें जोड़ दिया गया है, आम आदमी पार्टी को इसमें ऐड कर दिया गया है रिसेंटली, ठीक है। आप जो सरकार है तो इस तरह से 8 नहीं बल्कि 9 जो नेशनल पार्टीज है अब हो चुकी है। स्टेट पार्टीज को हम सामान्य रूप से क्षेत्रीय दल कह देते हैं, क्षेत्रीय पार्टी कह देते हैं। हालांकि ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि चैलेंजेस क्या है और इसमें रिफॉर्म जो है वह क्या हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक दल की जरूरत क्या है, उसके क्या कार्य है, ठीक है, क्या आवश्यकता है, दोनों बातें ये एक ही हैं। और इसके अलावा कार्य को समझते हुए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के दल होते हैं। यूपीएससी ने देखो क्वेश्चन क्या पूछा, एक क्वेश्चन दिखाऊं, 5-7 क्वेश्चन आपके इसमें भी है जो हम करेंगे, और एक करंट अफेयर भी है जो कि आपके लिए यूजफुल है। देखो रिसेंटली बच्चों आप देखेंगे कि जो RUPPS है, ठीक है, यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, किस तरीके से रिसेंटली आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 86 ऐसी जो पार्टियां हैं, ठीक है, जो पंजीकृत और मान्यता आप देखेंगे पंजीकृत और जो मान्यता प्राप्त थी, इसको हटा दिया गया उस कैटेगरी से। उसके पीछे क्या कारण था, तो ये करंट अफेयर है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने 2021 में रिसेंटली पूछा, जो कि इसी आपके चैप्टर से था, ठीक है, आप इसको देखिए, इसमें 3 सेंटेंस है। फर्स्ट आपसे कहता है
In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. भारत में उम्मीदवारों को 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है। 3 निर्वाचन क्षेत्र या फिर 2 निर्वाचन क्षेत्र, मतलब एक जो व्यक्ति है वह 3 निर्वाचन क्षेत्रों से क्या चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़। बहुत मुद्दा चर्चा में रहा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। इन द 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल, ये जो देवीलाल की बात है ना, ये एनसीईआरटी में की गई। तो सीधा यूपीएससी ने अगर देवीलाल का नाम लिख दिया तो उसके पीछे कारण है कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वह दिया हुआ है। तो बस यही एक कारण है कि हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी पढ़ते हैं। तो इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या इसी के बाद ये निर्णय हुआ था कि अब 3 से ज्यादा नहीं लड़ेंगे, या वर्तमान में क्या 3 है संख्या या 2 है? As per existing rules, if a candidate contests in the Lok Sabha election from many constituencies, his or party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him winning of all constituencies. मान लीजिए कि अगर एक उम्मीदवार लोकसभा, एक जो उम्मीदवार है वह कई जगह से जीत गया, लेकिन वो कई जगह अपनी जो सीट है उसे तो भर नहीं पाएगा, वह तो एक ही सीट पे बैठेगा, और ऐसे में बाकी जो 2 जगह है अब फिर से किसे चुना जाएगा? तो क्या वो जो फिर बाय इलेक्शन होगा उस सीट के वैकेंसी के कारण, याद करो हमने जनरल इलेक्शन एंड जो बाय इलेक्शन उसकी बात की। जनरल इलेक्शन ओवरऑल जैसे कि 5 ईयर में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसे आम चुनाव कहा जा रहा है, ठीक है। एंड जब हम बाय इलेक्शन की बात करते हैं, उपचुनाव, यानी किसी एक पर्टिकुलर 1 या 2 सीट को भरने के लिए जब चुनाव होता है उसको हम बाय इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। तो यहां पर क्या पूछा यूपीएससी कि मौजूदा ऐसे नियम है कि अगर एक उम्मीदवार 1 से ज्यादा सीट पर जीत जाएगा तो दोबारा जो है उन सीट पर जो वैकेंट हो जाएंगे जिसपे वो नहीं बैठ सकता, ऑब्वियसली क्योंकि वो एक ही है, एक ही सीट पे बैठ सकता है, तो ऐसी जगह पर फिर से जो उपचुनाव होंगे उसका खर्चा क्या वो खुद उठाएगा? ठीक है, तो ये 3 बातें जो है वह यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आंसर में इसका लास्ट में बता दूंगी, चिंता नहीं करना है, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है उसका। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं नोट्स से पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो है बच्चों, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। सबसे फर्स्ट क्या है कि आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती क्यों है, इसको हम समझते हैं। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने अभी तक देखा कि अगर कोई एक व्यक्ति जो है जो कि डेमोक्रेसी को नहीं समझ रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ रहा है, जो संविधान है उसको नहीं जानता है, लेकिन वो पार्टी को जान रहा है, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जान रहा है, राजनीतिक दलों को जान रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इनको जान रहा है, और इसका मतलब उनके लिए गवर्नमेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब उनके लिए क्या हो जाता है? गवर्नमेंट हो जाता है, सरकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी क्या है? वन ऑफ द विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि एक ऐसी संस्था है जो कि डेमोक्रेसी में दिखाई देती है। डेमोक्रेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था जो कि दिखाई दे रही है, डिसीजन ले रही है, चुनाव लड़ेगी, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, एक बात हम समझ गए। बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स जो है वह होते हैं, 3 तत्व होते हैं। एक नेता होगा, कुछ एक्टिव मेंबर्स होंगे, और तीसरा इनके फॉलोअर्स होंगे, इनके अनुयायी होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे देखो बच्चों कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में क्या होगा? ग्रुप होगा। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. जो सरकार में नियंत्रण चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप होगा, एक समूह बना लिया, क्योंकि वो सत्ता चाह रहे हैं, वो पावर चाह रहे हैं, और इसलिए वो क्या करेंगे? इसके लिए इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसकी पर्टिकुलर क्या होंगी बच्चों? पॉलिसीज होंगी, जो ये प्रमोट करेंगे कि हमारी पॉलिसीज अच्छी है, ठीक है, हमारी पॉलिसीज जो है वह सभी के लिए अच्छी है, और इसी वजह से आप हमें वोट करो, हमें जिताओ, हम जब सत्ता में जाएंगे तो आपके लिए अच्छी नीतियां बनाएंगे, अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, उसका इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है?
पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। अगर हम एक समाज के जो डिवीजन की बात करेंगे, राजनीतिक विभाजन की बात करेंगे, तो ये आपको पार्टीज में दिखता है। राजनीतिक विभाजन क्या है कि अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं उनके अपने अपने जो एक फंडामेंटल हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं कि किसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हम एक सोशलिस्ट जो है उसको प्रमोट करेंगे। किसी पार्टी हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो पर्टिकुलर पार्टी है ये तो ऑलरेडी जो व्यवसायी है उनको प्रमोट कर रही है, ये जो पार्टी है वह बिजनेसमैन की पार्टी है। इस तरीके से आप बातें सुनते हैं अपने चारों तरफ। तो ये सारी बातें क्या है बच्चों कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का जो एक फंडामेंटल एक जो उनका बेसिक रूल होता है आप उसको जानते हो, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि आखिर इनके फंक्शंस क्या है। पॉलिटिकल जो पार्टीज है इनके कार्य क्या होंगे? कंटेस्ट इलेक्शन, फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ अ कंट्री, प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। चुनाव लड़े, विभिन्न नीतियां कार्यक्रम उसे आगे बढ़ाए, मतदाता उसका चुनाव करे, देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका और लोगों को सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक जो पहुंच है वह प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है सारे काम ये जो है वह करती होगी? ठीक है, चलो समझते हैं अब इसके कार्यों को। तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके काम है उसे हम समझते हैं कि आखिर एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके क्या क्या वर्क होंगे। पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इसके फंक्शंस हम पढ़ते हैं, कार्य क्या होंगे। सबसे पहला कार्य तो जो इनकी इच्छा है कि भाई हम सत्ता में आ जाएं, ठीक है, और सत्ता में जब भी आएंगे तो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि या तो किसी एक वर्ग को या तो पूरे देश के लिए काम करेंगी। तो सबसे पहला काम इनके लिए क्या होगा? चुनाव का लड़ना, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो इनके लिए वर्क है वह क्या है? इलेक्शन, टेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। ये अपने जो उम्मीदवार हैं उसको खड़ा करेंगे और उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगाएंगे, अपने जो फंडामेंटल इनके बेसिक्स होंगे, जो इनके स्लोगन्स होंगे, नारे होंगे, उनको प्रमोट करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई जो पावर है इनके हाथ में आ जाए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। और अगर मान लीजिए कोई एक निर्दलीय उम्मीदवार ही खड़ा है तब फिर वो अपने लिए क्या करेगा? तो यहाँ पर जरूरत होती है कि अगर एक डेमोक्रेसी में जहां इतने सारे लोग हैं उसके लिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए और जो कि अपने जो कैंडिडेट है उसको खड़ा करे, ठीक है। अब सेकंड देखो कि अगर हम जो इलेक्शंस की हम बात करेंगे तो इसमें कैंडिडेट्स जो है इसको सेलेक्ट किया जाता है और कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है यूएसए में अलग है एंड इंडिया में अलग है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टी के मेंबर्स है वही उम्मीदवार को चुन रहे हैं, या फिर हमने देख लिया कि कोई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमने उसे भी चुन लिया। इसके अलावा सेकेंड जो इसमें हम कह सकते हैं कि सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि जो पार्टी है ना वो अपने वो वोटर्स को अपने पॉलिटिकल अपने जो विजन है, ठीक है, जो अपने फंडामेंटल स्लोगन है उन सभी चीजों को प्रमोट करेगी, बताएगी। तो यहां पर पार्टीज फॉरवर्ड, अलग अलग पार्टी के आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होंगी, इनके प्रोग्राम्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, ठीक है, प्रोग्राम्स होंगे, ताकि ये क्या कर सके? वोटर्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया, काम हो गया। तो यहाँ पर बच्चों जब हम देखते हैं कि एक लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे व्यू हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर अगर व्यू है, यहाँ पर लार्ज वेराइटीज ऑफ व्यूज है, तो यहाँ पर कैसे कोई ओपिनियन अपना एक रख सकता है? मान लीजिए आपको अगर अपनी बातें 5 लोगों को समझानी, हो सकता है वो 5 लोग आपसे सहमत हो, एग्री करे, लेकिन अगर आपको अपनी बात 100 लोगों को समझानी है और वही बात अगर 1000 या 1 लाख लोगों को समझानी, आपको लगता है आप उनको एग्री कर पाएंगे? तो यहाँ पर होता क्या है कि कभी एक पर्टिकुलर कोई एक ओपिनियन नहीं बन पाता। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो इसका जानते एक काम क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी में एक ऐसा एक
व्यू बना लेना, एक ऐसा ओपिनियन को चुन लेना या लोगों को उस चीज को मानने के लिए सोचने पर मजबूर कर देना जो ओवरऑल सही हो, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, उनकी अपनी अपनी सहमति हो सकती है। और इसलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी का काम है वह क्या करना कि देश को इवन ये सोचने पर बाध्य कर देना कि ये वाला जो तरीका है वह ज्यादा सही है। हो सकता है 100 लोग अलग तरीका बताएं, लेकिन एक मध्य मार्ग जो है वह पॉलिटिकल पार्टी चुन सकती है और उस पर पॉलिसी मेकिंग कर सकती है। तो यहाँ पर वोटर्स को अपनी ऐसी ही पॉलिसीज, ऐसे ही प्रोग्राम्स जो है उसको बता देना। ठीक है, क्लियर है? इन सभी को ग्रुप्ड करना जो भी अलग अलग व्यूज होते हैं। तीसरा यहां पर हम देखेंगे कानून निर्माण करना, सरकार में आके लॉ मेकिंग करना, ये इनका काम है। कानून निर्माण में एक निर्णायक जो भूमिका है वह पॉलिटिकल पार्टी निभाती है, ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा बाकी फंक्शन क्या है? 3 हमने देख लिए। चौथा फंक्शन है इसमें, आपको पता है कि जो पार्टीज है वही गवर्नमेंट को रन कर रही हैं। पार्टीज फॉर्म में ही जो गवर्नमेंट है वह रन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को चलाने का काम, नीतियां बनाने का काम, ये सारे काम क्या करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी करेगी। पार्टीज फॉर्म करना एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो 5, देखो बच्चों, ऐसे लोग जो नहीं जीत पाए हैं, मान लीजिए 2 दल थे, एक नहीं जीत पाया तो वह अपोजिशन में बैठ गया, ये भी इनका काम है। और यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा विपक्ष का जो नेता का पद है वह कब गठन हुआ था, यहां से क्वेश्चन पूछा था, मैं एक स्टार लगा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों विपक्ष का जो नेता है वह क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा गवर्नमेंट की नीतियों की। अगर उसमें कोई ऐसी कमी रहती है कि लगता है कि भाई ये जो नीतियां हैं वे आगे जाके सक्सेस नहीं होगी, या फिर ये वेलफेयर के लिए उतनी अच्छी नहीं है, या फिर कहीं कमी है, या फिर पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन जो है वह ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए एक विपक्ष भी होगा, जो कि पॉलिटिकल पार्टी में ही एक दूसरा जो जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिए होंगे, 2nd नंबर का, वो बनेगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर हमने चुनाव हारने वाला जो दल है वह विपक्ष में बैठा दिया। एक और इसमें काम है बच्चों की एक जनमत का निर्माण कर लेना, लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, एक जनमत जो है इसका निर्माण कर लेना, ये बहुत शेप अ पब्लिक ओपिनियन। तो अगर हम 140 करोड़ हैं तो आपको लगता है कि एक ओपिनियन बना पाएंगे? एक घर में 5 मेंबर होते हैं, मैंने कहा कि हो सकता है कि उस 5 मेंबर में भी वह 3 अलग अलग पार्टी की जो पॉलिसीज है उसको पसंद कर रहे हो, और ऐसे में आप एक ओपिनियन जब एक घर में नहीं बना सकते, एक देश में कैसे बनाओगे? है ना, जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग आधारों पे बटे हुए हैं, तो पॉसिबल नहीं होता। तो एक पब्लिक ओपिनियन जो बनाने का काम है वो काम किसका होगा? पॉलिटिकल पार्टीज का होगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जो है वह क्या है बच्चों कि मान लीजिए पॉलिसीज जो है वह बन गई, काफी अच्छी थी, लेकिन इस पॉलिसीज को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है एक मशीनरी का काम करना। ठीक है, एक मशीनरी का जो काम है वह करना, इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करना, ये भी जो फंक्शन है वह पॉलिटिकल पार्टी का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वह इस तरीके के फंक्शन करती है, ये इसके कार्य होंगे। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं यही समझा देती हूँ। ठीक है, और ये क्या है बच्चों कि जब हमने इसके कार्य देख लिए, और अब अगर मैं ये कहूं कि आखिर इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? तो पहली बात तो सीधा ये बोल दो कि यहाँ पर ये जो 7 कार्य हैं, 7 जो फंक्शंस है, इसको करने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। सेकंड, हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर मान लो, एक कल्पना करो, फॉर इमेजिन कि एक जो कैंडिडेट है वह इंडिपेंडेंट है। एक जो कैंडिडेट है बच्चों, ये क्या है? ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार जिसको कहते हैं। तो स्वतंत्र ये खड़ा हो गया और ये जीत गया। और बच्चों जब ये जीता ना, तो ये किसके लिए अकाउंटेबल है? केवल अपने क्षेत्र के लिए। ये अकाउंटेबल किसके लिए है? केवल और केवल अपने
क्षेत्र के लिए जो इसका एरिया था केवल उसके लिए अकाउंटेबल है, तो आपको लगता है कि एक जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा जो एक बदलाव है वह कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो यहां पर बच्चों कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जिसके पास बहुत सारे लोग नहीं है, एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि लोगों के जो ओपिनियन है जो शेप दिया जा सके पब्लिक ओपिनियन को, तब वो बहुत बड़े नीतिगत बदलाव नहीं कर सकता, पूरे देश के लिए नीतियां नहीं बनाता। ठीक है, तो यहां पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है और इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जो जरूरत है वह होती है। तो चूंकि मेजर पॉलिसी डिसीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो डिसीजंस है ये कैंडिडेट नहीं ले सकता। ठीक है, बहुत बड़े वायदे नहीं कर सकता और इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वह पूरे देश के लिए ना होकर केवल उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो क्षेत्र है वहां तक, उसकी जो लोकेलिटी है वहां तक सीमित होकर रह जाती है। तो अब ऐसे में जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ऐसे में जब हम एक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रतिनिधि की बात करते हैं, तो क्या ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर पाएगा? मान लो कई जगह से ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्या ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा? नहीं, ये उस क्षेत्र विशेष का होगा। लेकिन इन्हें जब पूरे देश के लिए नीतियां बनानी तो इन्हें आपस में इकट्ठा होना पड़ जाएगा ताकि ये एक ऐसी सहमति को बना सके और ऐसी एक नीति बना सके जिसे लोग मान ले। आपको लगता है कि इस देश में ऐसी नीति बन सकती है जो एकदम अपोजिट हो? मान लीजिए टैक्स जो है वह आपसे 200% लिया जाने लगे, पॉसिबल है? ऐसा नहीं। लोग क्या करेंगे, सोचिए आप। तो यहां पर बच्चों अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि इंडिया में रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व जो व्यवस्था है इसको हमने अपनाया, तो ऐसे में ये केवल एक क्षेत्र का प्रतिनिधि है और केवल उसी क्षेत्र के लिए अकाउंटेबल है। तब हमें क्या जरूरत होती है कि हम इस तरीके से एक पार्टी बना लें, हम उसमें काफी सारे लोग इकट्ठा कर लें और यहाँ पर इस मान लीजिए एक ऐसी पार्टी बन जाती है जो कि पूरे देश में जानी जाती है, उसको एज अ नेशनल पार्टी। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसे मान्यता प्राप्त दल कहता है, जो कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी होती है, नेशनल पार्टी होती है। वर्तमान में इसकी संख्या 9 है, पहले 8 हो गई थी, एनसीईआरटी में 7 दी है, 8 बीच में हो गई थी और अब जो है वह 9 हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी कंसीडर किया। तो नेशनल और स्टेट जो है वह दो तरीके की जो पार्टीज है वह बनती है, उसकी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी जो है वह काफी बड़ी है और कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, तो ऐसे में एक व्यक्ति पर कैसे भरोसा करोगे? तो यहाँ पर पार्टीज जो है वह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, एक नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए। आई बात समझ में कि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं तो हमारे लिए काफी जरूरी है। और अब हम इसके आगे चलते हैं नेशनल एंड स्टेट के लिए, कि अगर हम टाइप्स की बात करें कि कितने तरह के जो राजनीतिक दल है वह हो सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आप दो बातों को समझें। एक तो है नेशनल पार्टी और दूसरी है जिसे कि हम क्षेत्रीय दल कहते हैं, स्टेट पार्टी। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि नेशनल पार्टी जो होगी वह पूरे देश के स्तर पर एक तरह से जानी जाएगी और वर्तमान में इनकी जो संख्या है वह कितनी है? टोटल 9 हो गई है ऐसी। रिसेंटली आपको याद रखना है कि रिसेंटली किसको, जो आम आदमी पार्टी है, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, जो आम आदमी पार्टी है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे एज अ नेशनल पार्टी कहा है। तो यहाँ पर कोई भी जो पार्टी, और याद रखना कि कोई भी पार्टी चाहे स्टेट हो या नेशनल पार्टी हो, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्वाचन आयोग है हमारा, उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और यहाँ पर करंट अफेयर हमने क्या देखा कि रिसेंटली काफी निर्वाचन आयोग के द्वारा काफी सारी जो पार्टीज थी उसको रजिस्ट्रेशन अपडेट ना कराने पर उसको बाहर कर दिया, उसको निष्क्रिय घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के पास जो पार्टी है, इलेक्शन कमीशन के पास, उसको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वह कराना होगा, अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, ये बात है। अब याद रखना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था बच्चों कि जो भी पार्टी है वह क्या करेगा, जो भी पार्टीज है वह क्या ये इनकम टैक्स फाइल करेंगे? डेफिनेटली। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे हम देखेंगे कि एक रिफॉर्म के लिए ये प्रयास किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट काफी काम करती है, जुडिशियल आप एक्टिविज्म भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स है वो फाइल किया जाए हर एक पार्टी के द्वारा, ताकि ये देखा जाए कि कितना जो पैसा है आया। ठीक है, तो नेशनल पार्टी क्या हो गई कि निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल जो स्टेट पार्टी है इसको बताया जाता है। ठीक है, इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि स्टेट पार्टी जो है उसकी कुछ कंडीशन होती होगी क्या? डेफिनेटली होती होंगी।
तो इसकी क्या कंडीशन है जब इसे एज अ स्टेट पार्टी कंसीडर किया जाएगा? तो याद रखना बच्चों 6% इसको वोट मिले हो। अब देखो 6% जो वोट मिले हो वो कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली जो विधानसभा है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 6% जो वैलिड वोट है, इसको टोटल वोट का 6% मिलना चाहिए, और इसके अलावा जो 2 सीट है, ठीक है, विधानसभा में ये जीत जाए, तब इसको एज अ स्टेट पार्टी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 6% ऑफ टोटल वोट, दोनों बातें याद रखो, क्वेश्चन आता है इस तरह से, 6% ऑफ टोटल वोट मिले एंड 2 सीट मिले, तो इसे एज अ स्टेट पार्टी कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है, कि अगर हम नेशनल पार्टी की बात करेंगे तब इसकी कंडीशन क्या होगी? नेशनल पार्टी के लिए जो कंडीशन है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए, यहां पर स्टेट असेंबली की बात हो गई, ठीक है, कि जो लोकसभा के इलेक्शन है, यहां पर आप 6% आपको मिले वैलिड वोट का, एटलीस्ट 6% मिले, और इसके अलावा 2 नहीं 4 सीट, याद रखना कि यहाँ पर 4 सीट की बात की गई है, कि 4 सीटें जो है वह लेने में सफल रही हो, ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी जो है वह कंसीडर किया जाता है। इनको मान्यता प्राप्त दल भी कहा जाता है। तो देखो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, ठीक है, बीएसपी है, बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, ठीक है, आईएनसी है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया, याद रखना ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी अलग है। और जो 8वीं पार्टी बनी थी वह थी नेशनल पीपल पार्टी, और 9वीं पार्टी आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तक दिए हुए हैं, 8 और 9 मैंने आपके अपडेट कर दिए। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Why there is need of political parties? आखिर क्यों जरूरत है इनकी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है? वो वादे कर सकते हैं, बड़े नीतिगत बदलाव कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था, जो जीत गया था, वो नहीं कर सकता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। सरकार को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहते हैं, डेफिनेटली। देश कैसे चलेगा इसकी जिम्मेदारी वे दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है मैं प्रेशर ग्रुप एंड सेक्शनल से पूछ लेती हूँ, ताकि आपका एक रिवीजन जो है आप थोड़ा सा रिकॉल भी करते रहो। तो यहाँ पर 4 बातें लिखी हुई है बच्चों। सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, यानी क्या है कि जो किसी वर्ग विशेष के जो हित है उसको प्रमोट करने के लिए बने हो। फर्स्ट कहा जाता है कि वे चुनिंदा अच्छे के बजाय सामूहिक को बढ़ावा देते हैं। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप ये सामूहिक को बढ़ावा देंगे या फिर ये केवल वर्ग विशेष को बढ़ावा देंगे? दे प्रमोट कलेक्टिवली रेदर देन सेलेक्टिव। ठीक है, सो याद रखना, करेक्ट आपको बताना, ये रॉन्ग हो गया। देयर प्रिंसिपल कंसर्न इज बेटरमेंट एंड वेलबींग ऑफ मेंबर, नॉट सोसाइटी इन जनरल। समाज के लिए नहीं बल्कि मुख्य चिंता इनके अपने सदस्यों के लिए होती है, यही सही है इसमें। दे डू नॉट सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये भी आपका जो है वह गलत हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि आपका मूवमेंट से लेकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी? ऑप्शन नंबर ए है डेमोक्रेसी इवॉल्व देयर पॉपुलर स्ट्रगल। क्या जो डेमोक्रेसी है वह लोकप्रिय संघर्ष के माध्यम से विकसित हुई? जन संघर्ष लामबंद के माध्यम से समाधान किया जाता है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी एक सहमति बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाएंगे। रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल कम्स एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की स्थापना के साथ लोकप्रिय संघर्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है। एक बार क्या लोकतंत्र स्थापित हो गया, क्या गारंटी है कि वह बना रहेगा? और अगर लोग शांत होकर बैठ गए, क्या गारंटी है कि ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर तो आई थी लेकिन आगे वह निरंकुश नहीं हुई? ठीक है, तो यहां पर ये जो है वह रॉन्ग हो गया। क्लियर? संगठित राजनीति की सहायता से जनभागीदारी प्रभावित होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकम इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिसीज। किस तरीके से पॉलिसीज को प्रभावित करेंगे जो आपके ये प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट है? 3 स्टेटमेंट है, 4। फर्स्ट कहता है बाय गेनिंग पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी, लोकप्रिय जन समर्थन सहानुभूति को प्राप्त करना। हड़ताल और विरोध, जैसे कि आप देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल और विरोध का आयोजन कर रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम को बाधित भी किया जाता है, और यहाँ पर बाय लॉबिंग, पैरवी करके। तो ये सारे जो काम है वह किए जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा एंड मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन जो है वह पिछले हो गए। अच्छा ये देखो
कि जो स्टेट पार्टी है और जो 7 इसमें नेशनल पार्टी दी हुई है, ये सारी इसके जो फैक्ट है बच्चों ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें दे रखे हैं, ये फैक्ट आपको पढ़ना है कि नेशनल पार्टी जो है वह क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मेजर नेशनल पार्टी की हम बात करेंगे, इसमें फर्स्ट दिया है आपका AITC, कब ये लॉन्च हुआ, इसकी लीडरशिप जो है वह किसने शुरू की, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, बाकी सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। देन बहुजन समाज पार्टी, काशीराम, ठीक है। और हम बीजेपी की बात करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। देन आपका CPIM यानी मार्क्सिस्ट पार्टी की बात हो रही है, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट। नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे और स्टेट पार्टी को हमने समझ लिया। अब 2 लास्ट बातें हमें समझनी है कि आखिर चैलेंजेस क्या है एंड इसमें रिफॉर्म जो है वह क्या हो सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है एंड रिफॉर्म क्या है। चलिए 3-4 क्वेश्चन और है, ये बाद में देखते हैं, पहले हम चैलेंजेस एंड रिफॉर्म की बात करेंगे। देखो लास्ट मैंने आप सभी को बताया था कि यूपीएससी ने जो है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, जो पार्टीज है ना इसके बारे में पूछा था। इसका जो आंसर है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका आंसर है। और इसी के साथ साथ बच्चों इसका जो एक्सप्लेनेशन है वह आपको माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। और साथ ही आपको ये याद रखना है कि आखिर जैसे इसमें जो भी करंट अफेयर जुड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि रिसेंटली जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने किस किस पॉलिटिकल पार्टी और कोई इंपॉर्टेंट ऐसी पार्टी रही है जिसका कि जो रजिस्ट्रेशन है वह हटा दिया गया हो, वहां से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा वर्डिक्ट, कोई ऐसा डिसीजन जो है वह दिया गया है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी में कोई रिफॉर्म की बात की गई है, वहां से भी आपसे जो क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है। तो आपके जो ये 2 फैक्ट बच रहे हैं ना, इसको हम कल की क्लास में कर लेंगे। और यहाँ पर देखो बच्चों एक पॉइंट मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, कि पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड चैलेंजेस, इसको मैं कल पढ़ा दूंगी। और उसी के साथ साथ क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ वो सीधे जुड़ते हैं तो इसलिए हम उससे साथ में पढ़ लेंगे। तो देखो आउटकम्स की बात करेंगे और चैलेंजेस की बात करेंगे, और इसके साथ ही कल जो है वह आपका लास्ट क्लास होगा पॉलिटी क्लास 10 की NCERT का। और इसके बाद कोशिश करेंगे कि 8, 9 और 10 का जो एक रिविजन क्लास है आपको लाइव दिया जा सके। चलिए तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।